Hello guys, I am Vikas Latif and today in this lecture we will discuss about the research cycle and research design. So first of all we will discuss the research cycle. Basically it contains on five major steps. In the first steps basically we identified the research problem, research questions, and then we find the literature on the specific research problem and try to find out the solution from the literature. If there is a research gap, then we plan the research and so after identification of a research problem and research gap, then we plan for the research. This is the second steps in which you decide your study design and sample technique and sample size. Which sample technique is more appropriate according to your study design and your research problem. Then how much participants are required for the studies, ये भी आप रिसर्च के सेकंड जो स्टेप है उसमें फाइनलाइज करते हैं. तो बेसिकली मेन जो आज का टॉपिक है वो हम जो रिसर्च डिज़ाइन है डिफरेंट उसी को हम डिस्कस करेंगे. तो रिसर्च साइकिल में जो थर्ड स्टेप्स है रिसर्च का वो है बेसिकली कैरी आउट द रिसर्च इन विच यू develop the questionnaire case report form according to your objectives and your outcome variables, जिसमें आप ये ख्याल रखते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस नेचर में होगा, उसकी टाइप्स और उसको मेजर कैसे करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ें आप उसमें डिसाइड कर दें. तो देन आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा द फोर्थ स्टेप इज एनालाइज द डाटा. जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस यूज़ करके डाटा कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करते हैं थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, डाटा, मीटैब, SAS, R. तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो जिसकी एक्सपर्टीज है वो उससे इसको एनालाइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स. And the final steps in the research cycle is the publication of research. Without the publication of research, the research cycle is incomplete. And most of the students पब्लिश नहीं करवाते रिसर्च, जिसकी वजह से जो बेनिफिट या रिसर्च का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता, कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं होता, ना ही उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है. तो रिसर्च साइकिल में रिसर्च के सभी स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड स्टेप्स, जो आज का टॉपिक है हमारा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी डिज़ाइन. देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सैंपल साइज कैलकुलेशन एंड डिफरेंट सैंपल टेक्निक. तो स्टडी डिज़ाइन, तो स्टडी डिज़ाइन के हवाले से बेसिकली आपको तीन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द स्टडी डिज़ाइन and where does design fits into the whole research process and the role of the study design in the research cycle. So what is the study design? So basically study design is a specific plan or protocol for conducting the research. तो स्टडी डिज़ाइन आपको बेसिकली एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि आपने स्टार्ट रिसर्च को कैसे करना है और उसको एंड तक कैसे लेके जाना है. एंड where does it fit into the whole research process? तो basically study design is the second steps of the research cycle, जो कि आप पहले नहीं डिसाइड कर सकते टॉपिक की सिलेक्शन से पहले ही कि आपने जो आपका प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सा डिज़ाइन फिट है. तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर, आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं या नहीं हैं. तो वो डिफरेंट डिज़ाइन जो है, तो उसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना वो बेसिकली बेस्ड ऑन दी योर फिजिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है. A role of study design in the research. A proper study design gives the better methodology and selection of statistical tool, uh, quality of evidence and risk biases. इसको भी हम further detail में बाद में देखेंगे. And the most importantly, if the wrong study design has been selected, this cannot be rectified once the study has started. तो ये बड़ा important है. तो sometimes students जो study design choose करता है उसके लिए बाद में या फिजिबल नहीं होता उसना कंडक्ट करना, या इक्विपमेंट नहीं है या पेशेंस नहीं है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसलिए रिसर्च डिज़ाइन की जो सिलेक्शन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है.
ये डिफरेंट सर्च क्वेश्चंस हैं। बेशक आप इनकी बाद में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग अनीमिया। इन डिफरेंट सर्च क्वेश्चंस को डिफरेंट स्टडी डिजाइन के साथ आंसर इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन केसेस एंड कंट्रोल, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, correlation between two variables, that is x and y। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्टडी डिज़ाइन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप है विद द रिसर्च क्वेश्चन के कौन सा स्टडी डिज़ाइन किस रिसर्च क्वेश्चंस के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है, हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ द स्टडी डिज़ाइन। The first one is the meta-analysis, systematic review. Third is the experiment study and observation study. स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन स्टडी ही मोर फिजिबल है। मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू में बेसिकली आप पेशेंट्स के साथ कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती उनकी, ना ही उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट, ना ही इंटरेक्शन होती है। तो बेसिकली मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू में रिसर्चर जो है प्रीवियस स्टडीज को कंबाइन करता है और फिर सिंगल कंक्लूजन प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन the experience and different statistical tool। तो अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटा एनालिसिस बेसिकली a way of combining data from many different research studies to develop a single conclusion that has greater statistical power। तो ये इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि इसमें हम डिफरेंट रिसर्च सेम टॉपिक के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस एक लेक्चर में गाइडलाइंस भी बताई हैं कि कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना था, तो वो लेक्चर भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्टडीज़ को कंबाइन करके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है और फिर सिंगल कंक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है, और दैट्स व्हाई इट हैज़ अ ग्रेटर स्टैटिस्टिकल पावर। So this conclusion is statistically stronger than the analysis of one single study due to increased number of subject। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप गूगल पे भी गूगल स्कॉलर पे भी सर्च कर सकते हैं, पबमेड पे भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ दे पीपल कंडक्ट द मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू। Now the systematic review, basically it is the summary of the clinical literature, and it is a critical assessment evaluation of all research studies that address a particular clinical issue using a set of specific criteria। तो इसमें भी रिसर्चर सेम टॉपिक के ऊपर डिफरेंट स्टडीज को डाउनलोड करता है और उसको फिर क्रिटिकली असेस एवेल्यूट करने के बाद सिंगल कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। तो सिस्टमैटिक रिव्यू टिपिकली include a description of the findings of the collection of research studies। इसमें stats का analysis नहीं किया जाता। So this is the major difference between the meta-analysis and systematic review। These are the different examples and different research articles। You can read this article for better understanding। Now it is a observation study. In observation study, the investigators stand apart from the events taking place in the study। They simply observe and record। इन ऑब्जर्वेशन स्टडी रिसर्चर जो है वो जस्ट डाटा को ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और उसमें किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करता। जबकि इन एक्सपेरिमेंट स्टडी द इन्वेस्टिगेटर इंट्रोड्यूस द इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन ऑफ द स्टडी फैक्टर एंड रैंडमाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू इंटरवेंशन ग्रुप एंड देन ऑब्जर्व द इवेंट व्हिच टेक प्लेस इन द स्टडी। तो इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो बेसिकली रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी ना किसी तरह से, या तो वो ड्रग्स दे रहा होता है या कोई कंडीशंस को मैनिपुलेट कर रहा, फिर उसका इफेक्ट देख रहा होता है कि अब आउटकम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट से अगर आउटकम चेंज हो रही है तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। तो ब्रीफली हम वन बाय वन चारों डिजाइन को एक दफा फिर देख लेते हैं। तो मेटा एनालिसिस बेसिकली इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस द रिजल्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल स्टडी एंड द सिस्टमैटिक रिव्यू is a critical assessment and evaluation of the research study। In experimental studies, the researcher introduce an intervention or manipulate the exposure, and in an observation study, the researcher simply observe and record the exposure and find the association with the outcomes। Now we will discuss the tree of the different study design। So there is a different classification uh, in different books।
तो इनको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और इसी तरह इनको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक स्टडी डिज़ाइन में भी लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इन माय लेक्चर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये देखेंगे हमारी स्टडी ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल है। तो देयर टू मेजर टाइप्स इज द ऑब्जर्वेशन स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और वो हम इसको पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी स्टडी हमारी ऑब्जर्वेशन है और कौन सी हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। तो इन ऑब्जर्वेशन स्टडी there are two types of design major, basically descriptive एनालिटिक स्टडी। इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप सिंगल पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि एनालिटिक स्टडी में आपके पास दो डिफरेंट पॉपुलेशन होती है जिनके दरमियान आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। Now in descriptive study, simple case report and case series हैं. Basically it is a unique cases and unusual events को रिपोर्ट किया जाता है, like जैसे डेंगू और कोविड के केसेस आए थे। जबकि इन एनालिटिक स्टडी में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दो डिज़ाइन है बेस्ड ऑन द टाइम इन्वॉल्वमेंट। तो इफ द रिसर्चर इज टेकिंग द डाटा एट सिंगल पॉइंट, तो वो क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अगर वो पास्ट में या फ्यूचर में डाटा कलेक्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ले रहा है, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में दो डिज़ाइन है मोस्ट कॉमन, जो कि केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडीज हैं। इनके जो अल्टरनेटिव नेम है वो रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन एंड प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन भी कहते हैं। जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि समटाइम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को भी प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो हैं वो एक्सपोजर और आउटकम्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम अपनी जो इंटरवेंशन है उसका इफेक्ट बेसिकली आउटकम के ऊपर देख रहे होते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी देयर आर ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल मेजर टाइप्स हैं, और उसके अलावा एनिमल स्टडीज़ भी हैं, जो एनिमल मॉडल्स भी कुछ लोग कंडक्ट करते हैं, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में आ सकता है। और उसको हम समटाइम स्टूडेंट एनिमल मॉडल्स को भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके प्रेजेंट करता है, दैट इज रॉन्ग। तो बेसिकली अगर एनिमल स्टडी है तो आप एनिमल एक्सपेरिमेंटल स्टडी लिख सकते हैं। अगर तो आप ट्रायल्स ह्यूमंस के ऊपर कर रहे हैं तो फिर उनमें से आपका या तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होगा या कॉज एक्सपेरिमेंटल होगा। अब इनमें फ़र्क क्या है? तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल बेसिकली आपका ये रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है, जिसमें आप रैंडमली एलोकेट करते हैं पेशेंट्स को एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप, जबकि कॉज एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन माइट भी मिसिंग हो, या आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप ना हो या स्टैंडर्ड ग्रुप्स ना हो। तो इट इज़ अ बेसिकली मेजर डिफरेंस बिटवीन दी randomized control trial and cause experimental। तो इस पैराडीम से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन में से कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा है। तो अगर हम एविडेंस की बात करें, क्वालिटी एविडेंस की, तो उसमें जो सबसे हायर एविडेंस है वो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के हैं। उसकी रीज़न मैंने पहले ही बता दिया कि वो डिफरेंट हम रिसर्चेस के डाटा को कंबाइन करके एक सिंगल कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। देन आरसीटी, देन कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शन। किसी भी एक रिसर्च क्वेश्चन को, रिसर्च प्रॉब्लम को हम जो है डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन के ऊपर कर सकते हैं, और उससे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज एंड फिजिबिलिटी। तो इस तरह अगर हम बाइसेस की बात करें तो रिस्क ऑफ बाइस जो है वो सबसे कम है सिस्टमेटिक रिव्यू आरसीटी में, क्योंकि उसमें आपका कंट्रोल होता है, जबकि ऑब्जर्वेशन स्टडी में क्योंकि आपका कंट्रोल उस तरह नहीं है, इसलिए इनमें बाइसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। फाइनली जो है कि इफ you want to reach the your target, then you have to make the notes। तो आप काइंडली जो लेक्चर्स हैं उसके मुताबिक इसको नोट्स बनाएं और इसको बार बार रीड करें, ताकि आपको स्टडी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो रिसर्च क्वेश्चन इसके स्टार्ट में दे गए हैं तो उनको ट्राई करें डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन के साथ, कि कौन सा रिसर्च क्वेश्चन कौन से स्टडी डिज़ाइन के साथ सूटेबल है। थैंक्स।